तो चलिए आज फंडामेंटल देखना सीख लेते हैं। और फंडामेंटल में हमें क्या देखना है, कितना देखना है और कितने की हमें ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना मैं फंडामेंटल बता दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ये इनफ होगा आपको किसी भी स्टॉक के बारे में पता करने के लिए कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बाय करने लायक है या नहीं है। ठीक है, फर्दर हम इसमें काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ें मैं आपको फंडामेंटली बताने वाला हूँ। ठीक है, फंडामेंटल देखने के लिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखो तीनों स्क्रीन लगाई हुई है। आप तिजोरी का यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं, मार्केट स्मिथ का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सब में फंडामेंटल आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल हम जब देखेंगे तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहले ही। हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उसकी ईपीएस की ग्रोथ रेट क्या है, उसकी सेल्स की ग्रोथ रेट क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नंबर ऑफ फंड्स उसमें कितने इन्वेस्टेड हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, इससे कम ना इससे ज़्यादा, ये इनफ होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फंड्स उसमें कितने इन्वेस्टेड हैं ये देखना है। उसके बाद हमें चेक करना है नीचे उसका कि उसमें इन्वेस्टेड लोग कितने हैं। इन्वेस्टेड लोग मतलब कि उसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या है, उसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या है, फिर उसमें हम देखेंगे म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग क्या है, फिर हम देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी की शेयर होल्डिंग उसमें क्या है, एफ आई आई उसमें क्या शेयर होल्डिंग रखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें क्या रखते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हम रिटेल इन्वेस्टर है वो कितने उसमें इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, अदर्स अदर्स भी हम देख लेंगे। अदर्स जो वो होते हैं जो इन सब में नहीं आते हैं, कोई इन्वेस्टर हो सकता है बड़ा झुनझुन वाला टाइप का, केडिया जी टाइप का, वो अदर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ओनरशिप पैटर्न। फिर हम उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे उसका पी, जो पी रेशियो है उसका वो क्या है। वो पी रेशियो हमें क्या बताता है कि शेयर महंगा है या सस्ता है, वो हमें बताता है। ईपीएस की ग्रोथ रेट क्या है उसकी, अर्निंग्स स्टेबिलिटी क्या है उसकी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, फिर हम नीचे आ जाएंगे, उसका एबिटा चेक करेंगे, कामकाजी मुनाफा जिसको हम बोलते हैं। और उसके अलावा हम चेक करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी उसके ऊपर क्या है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का उसके ऊपर डेट क्या है। ये सब चीज़ें हम जो है फंडामेंटली उसमें चेक करेंगे। ये चीज़ें इनफ है। ठीक है, यही हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से जो मैंने बात की। तो जैसे मैंने बात की कि नंबर ऑफ फंड्स उसमें कितने इन्वेस्टेड हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ फंड्स उसमें कितने इन्वेस्टेड है, 163 दिख रहे हैं। ठीक है, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्यों चेक कर रहा हूँ मैं ये चेक करने के पीछे का रीजन ये है कि ये स्टॉक लिक्विड है या नहीं है। नंबर ऑफ फंड्स, नंबर ऑफ फंड्स मतलब इसमें सब लोग आ गए, इसमें एफ आई आ गए बड़े। ठीक है, बड़ा म्यूचुअल फंड आ गया, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया। तो ये उसको इस चीज़ को बताता है कि ये स्टॉक कितना लिक्विड है, कि जब इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं तो हम इसमें इन्वेस्ट करके कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। तो ये कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए 30। मेरा मानना है 30 या 40 से ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स इसमें इन्वेस्टेड होने चाहिए। अगर इसमें कम है तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विडिटी जो है उस स्टॉक की कम होगी। आप उस शेयर को ले लेंगे और फिर उसमें सर्किट लगेंगे तो आप उसमें निकल नहीं पाएंगे। तो लिक्विड होना स्टॉक का बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। फिर आ जाते हैं नीचे, क्वार्टरली अर्निंग्स चेक करेंगे। हर कंपनी जो है अपने क्वार्टर रिजल्ट्स देती है, पूरे साल में 4 क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो चेक करेंगे। इसमें हमें दिखाया गया है सितंबर 2022 से जून 2024 तक, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। उसको चेक करेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, उसमें क्या चेक करना है कि ईपीएस प्लस सेल्स दोनों दिख रही हैं। ये देखो ईपीएस है
और ये देखो सेल्स है, दोनों जो है प्रोपोर्शनली बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ नहीं बढ़ रही है, ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ने चाहिए, ठीक है। हम अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2017 से लेके और 2024 तक का हमें दिखाया गया है डेटा। और जब हम चेक करते हैं 1.83 थी 2017 में, बढ़ के 2.25 हुई, 2.91 हुई, 3.79 हुई, ठीक है। और अभी 2024 में 7.02 दिख रही है। तो ये हमें साफ इंडिकेट कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस की होगी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो ईपीएस थी 1.83 से बढ़ के 2024 में 7.02 हो गई है। 7 गुना की परफॉर्मेंस इसने दी है पिछले 7 सालों में, ठीक है। तो ये चीज हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी ग्रोथ रेट, ओके। अब बढ़ते हैं पीई। जो पीई रेशियो है वो हमें बताता है कि शेयर सस्ता है, महंगा है, ठीक है। इसका पीयर कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा और उससे हमें पता चलेगा कि ये शेयर सस्ता है या महंगा है। तो इसका पीयर कॉम्पिटिटर कोई भी हो सकता है, जैसे IRFC है, उसको हम चेक कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। टीटागढ़ रेल है, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीयर्स को चेक करके हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी पी, उनकी पी और इसकी पी, अगर इसकी पी ज़्यादा है तो इसका वैल्यूएशन उनसे हाई है, और उनसे अगर इसकी कम है तो इसमें अभी थोड़ा सा है गैप, और ये जो है कैचअप कर लेगा, अभी इसमें और स्ट्रेंथ आ सकती है। ये सिर्फ हम अजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पीई को देख के हम ये ना सोचें कि हाँ ये अभी यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं फंडामेंटली। तो पीई की हमने बात कर ली है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो इसका 19% का है, कि रिटर्न ऑन इक्विटी कि इसने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है उसके इक्विटी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसने 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड किया है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो गई रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके। एक टर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी बता देता हूँ, उसको भी आप चेक करना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है कि उसने अपने जो कंपनी है, कंपनी के मालिक हैं, उसको कैपिटल को यूज करके उसने क्या ग्रोथ दी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो उसके ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है उस कंपनी पे, उसके अगेंस्ट में उसने कैसी ग्रोथ जो है कंपनी को दी है, वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्योंकि कंपनी कमाएगी तभी तो वो अपने शेयर होल्डर को दे पाएगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी आप इसको किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इसमें ऊपर नहीं दिया हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आ जाता है इसका ओनरशिप पैटर्न। ओनरशिप पैटर्न की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो ज़रूर चेक करना है हमें कि इसका ओनरशिप पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले ऊपर हमें दिख रहा है प्रमोटर। तो प्रमोटर की जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे दिखाया हुआ है, सितंबर 2023 से जून 2024 तक का हमारे पास अवेलेबल है। बस ये चेक करना है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कहीं कम तो नहीं हो रही है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कहीं कम तो नहीं हो रही है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये साफ यही इंडिकेट करता है कि अगर प्रमोटर की ओनरशिप कम हो रही है तो प्रमोटर जो मालिक है उसे ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, वो अपना माल मार्केट में बेच रहा है, जो कि सबसे नेगेटिव चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो क्या हमें आरबीएनएल में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सरकारी कंपनी है। 7.84 सितंबर 2023 में था, 72.84 ही जून में है। तो स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी सेम ही रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, ये शेयर अच्छा है। म्यूचुअल फंड की हम बात करें, म्यूचुअल फंड का जो था सितंबर 23 में 0.13% था, जो कि बढ़ के 14 हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी जो है जून 2024 में उन्होंने फिर से जो है इसमें पैसा डाला है, ठीक है। तो हाईएस्ट अभी वो है म्यूचुअल फंड
जिन्होंने पैसा अभी डाल रखा है 0.19, जो कि हाईएस्ट है सितंबर से। इंश्योरेंस कंपनीज कौन होती है? जो कि अपनी LIC टाइप की कंपनी हो गई, उनके पास भी मोटा पैसा होता है। जाइसर हो गया, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ये कंपनियां भी हर स्टॉक में अपनी शेयर होल्डिंग रखती है। तो इनका हम देख लेते हैं। सितंबर में था 5.69, जो बढ़ते 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 हो गया 6.55। तो इनका भरोसा भी बना हुआ है प्रॉपर शेयर के ऊपर, तो ये भी अच्छा है। FIIs, ठीक है, FIIs कौन होते हैं? जो बाहर के विदेशी जो निवेशक होते हैं, FIIs, उनकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये देखना कि क्या उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है या नहीं। तो देख लेते हैं। सितंबर में 2.32 था और जून में जो है 3.13 हो गया है। तो इसका मतलब है अगर ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उनका जो बिलीफ है इस शेयर को लेके वो अभी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। वो अभी इसमें बाइंग कर रहे हैं और इसमें और ग्रोथ वो आगे की फर्दर देख रहे हैं। तो हमें ये इंडिकेशन जो है इससे मिल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो रिटेलर्स होते हैं ये लोग, कि इनका व्यू क्या है इस शेयर को लेके। तो सितंबर 23 में 17.5 था, जो घटते 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 15.99 हो गया। ऑब्वियसली जो है, जैसे मैंने बताया कि शेयर ने 10 गुना का रिटर्न दिया है, तो रिटेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, इससे ज़्यादा जब वो बढ़ता गया, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके जून 2024 में कम कर लिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। रिटेलर्स का किसी भी शेयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न कम होना एक अच्छी चीज़ माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अदर्स में जैसे मैंने बताया कि कोई बड़ा निवेशक होता है, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है नीचे बताता है अदर्स, तो वो भी देख लेते हैं। 1.52 था, जो घट के 1.3 हो गया है। ज़्यादा कोई इसमें देखने वाली चीज़ है नहीं, अदर्स को हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखा। अब आ जाते हैं नीचे, जो इसमें की रेशियोज हैं ये बहुत सारे हैं। देखो, फंडामेंटल्स को आप जितना देखोगे ना, उतना आप कंफ्यूजन में जाते जाओगे। तो सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, जितना मैंने बताया है वो इनफ है, उसी के ऊपर जो है आप फोकस करें। और नीचे जो की रेशियोज है उसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्या चीज़ें फोकस करनी है। देखो, एबिटा देखना जरूरी है कि उसका एबिटा क्या कैसा चल रहा है, एबिटा उसका अच्छा है या नहीं। एबिटा क्या होता है? कामकाजी मुनाफा, कि वो काम का जो कर रही है कंपनी, उसके ऊपर उसका मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो चीज़ें भी चेक करनी पड़ेगी ना। तो एबिटा मार्जिन परसेंटेज दिखाया हुआ है, देखो की रेशियोज में, कि इसका एबिटा मार्जिन परसेंटेज बढ़ा है या घटा है, वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस 2009 से दिखाया हुआ है 2024 तक का, तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलो पीछे से ही चेक कर लेते हैं और आज तक चेक कर लेते हैं। बीच में आप ये जरूर देखना कि ये प्रॉपर बढ़ रहा है या नहीं। बीच में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तब से लेके अभी तक ये प्रॉपर बढ़ रहा है, तो कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट ही देगा, ऐसा फंडामेंटल्स देखने से लग रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल देख के जज ना करें कि शेयर अच्छा है या बुरा है, ठीक है। फंडामेंटल देखना जरूरी है। ये हम अंदाजा लगाते हैं फंडामेंटल देख के कि हाँ आगे हम कर सकते हैं काम या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि फंडामेंटल्स के ऊपर पूरा भरोसा ना करें, टेक्निकल्स को जरूर फॉलो करें। ये सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ओवरव्यू करने के लिए फंडामेंटल जरूर देखना चाहिए। तो एबिटा इसका जो है लगातार देखोगे आप तो बढ़ता हुआ आ रहा है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये एबिटा परसेंटेज जो है, एबिटा मार्जिन परसेंटेज जो है इसका लगातार बढ़ा है, ठीक है। नीचे आपको टैक्स मार्जिन दिख जाएंगे, आफ्टर टैक्स मार्जिन दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं इनको भी। ये प्रॉपर बढ़ते रहने चाहिए। प्री टैक्स मार्जिन, ये सॉरी मैंने बोला कि ये बढ़ते रहने चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट उसका कितना है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है वैसे तो। बाकी आपको एक बार ओवरव्यू में इन चीज़ों को भी ले लेना है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो नीचे दिखाया हुआ है। मैंने ऊपर जो बात की थी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरूरी है, ये जरूर चेक करना आप कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं कि या नहीं। तो मैं जैसा चेक कर पा रहा हूँ 2009 से लेके, और जब हम चेक करेंगे 24 तक, तो लगातार देखो ये बढ़ता हुआ जा रहा है,
जो कि एक अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी कि उसकी इक्विटी की अगेंस्ट में, उसके इक्विटी के अगेंस्ट में उसका डेट कितना है, ठीक है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, ये भी देखना जरूरी है। ये थोड़ा सा उल्टा टर्म है, ये हमेशा घटता हुआ दिखना चाहिए कि उसके ऊपर कर्जा बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये इंडिकेशन देता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उसको लोन लेने की, उसको कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं 2009 से लेके 181 था, ठीक है, वो अब घटते घटते 70.11 रह गया है 2024 में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। तो आरबीएनएल का जो स्टॉक है फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप चेक करोगे तो फंडामेंटली हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है फंडामेंटली अगर देखें तो इसका टेक्निकल देखना भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल आपको देखना सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो जितना मैंने बताया आपको फंडामेंटल्स के लिए वो चीज़ें इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। आप ये देखना सीख गए तो आपको फंडामेंटल देखना आ गया। जब ये देखना आप सीख जाओगे ना तो फिर आगे बढ़ोगे, उसके बाद आपको और चीज़ें पता चलेंगी। तो फंडामेंटल के लिए आज इतना ही, और नेक्स्ट कभी और वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।